हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे राष्ट्रपति से बनने वाले 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शंस हैं 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 है और राज्यपाल के लिए भी यही उम्र सीमा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो फ्रेंड्स, भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं दी गई है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति मैक्सिमम बन सकता है, यानी कि भारत में अनगिनत बार राष्ट्रपति बना जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कितनी भी बार बन सकता हूँ। वहीं अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति बना जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पे। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है। तो इसका जो राइट आंसर है भाग 5, और भाग 5 के आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी पहले मैंने इसको बताया, और इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 52, यानी कि अनुच्छेद 52 है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ये सभी लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, एग्जाम्स में एक क्वेश्चन देके बच्चों को फंसाता बहुत ज़्यादा है कि ऐसे क्वेश्चन देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, और उसमें ऑप्शन में रहेगा विधान परिषद। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है, और ना ही लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, इन सबके मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेंड्स, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे। और भारत के अगर दूसरे राष्ट्रपति की बात की जाए तो वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 2nd राष्ट्रपति हैं भारत के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश
आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश भारत के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे देता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 123 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अनुच्छेद 123 है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन है निर्वाचन आयोग द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाना प्रस्तावित है, तो उससे पहले ये प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने से पहले उस प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसी के बाद ही उस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, दोनों सदनों में ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होता है। और फ्रेंड्स, ये प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व ही राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है संसद है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में डायरेक्टली भाग नहीं लेती है। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में बैठाए गए हैं, वही लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यानी कि डायरेक्टली जनता भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत राशि जो भी प्रतिनिधि होता है उन सबके द्वारा एक जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, जो राशि होती है 15,000। और फ्रेंड्स, अगर वोटिंग होने के बाद अगर आपको कुल मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त हुआ है तो आपकी ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और आपको अगर इतना प्राप्त हो गया है तो आपकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद यदि उत्पन्न हो जाता है तो इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका जो राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, कहीं कहीं लिखा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर यह सलाह कोई बाध्यकारी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो इस सलाह को माने और चाहे तो ना माने। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों के विद्वान होते हैं। तो उन्हीं में से 12 सदस्यों का चयन करता है राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, यानी कि 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिनको हम कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कैग, इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शंस में कहीं पे राष्ट्रपति नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं ऑप्शन 4 में राष्ट्रपति लिख रही थी, बाय मिस्टेक ये उपराष्ट्रपति लिख दिया मैंने। तो आप लोग इसे उपराष्ट्रपति ना पढ़ के राष्ट्रपति पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कैग की बात करें तो किस आर्टिकल में है? तो कैग आर्टिकल 148 में है, जो कि बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कितने अनुमोदक तथा प्रस्तावक होने चाहिए? फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले फ्रेंड्स 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक चाहिए होते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे बढ़ाकर 50 अनुमोदक तथा 50 प्रस्तावक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति। और फ्रेंड्स, यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो फ्रेंड्स, घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है वो पूछे बहुत जाते हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसे मैं मतलब बता रही हूँ और आप लोग इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अनुच्छेद 52 है, स्टार्टिंग राष्ट्रपति की अनुच्छेद 52 से ही की गई है, तो जो कि भाग 5 में है। और अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 बताता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है, यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो वो विधि अनुच्छेद 55 में दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का त्यागपत्र और पदावधि के बारे में दिया गया है। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद 57 है, जिनमें राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट या अनुच्छेद है आर्टिकल 78। फ्रेंड्स, आर्टिकल 78 के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई भी सूचना मांग सकता है, तो और प्रधानमंत्री को वो सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। ठीक है, तो ये अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस आर्टिकल के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई सूचना लेता है, तो आर्टिकल 78 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 है, 14 दिन पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है, प्रतिभा देवी पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को
मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन 3 यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बेसिकली एक वैज्ञानिक थे और शिक्षक भी थे, तो इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है और इन्होंने हमारे देश में परमाणु क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है? तो फ्रेंड्स, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में कभी नहीं लाया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। तो फ्रेंड्स, वो है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 नीलम संजीव रेड्डी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे या एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 74, यानी अनुच्छेद 74 में ये लिखा गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75 के माध्यम से करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अनुच्छेद 74 बताया कि अनुच्छेद 74 के माध्यम से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात हो जाए तो वो अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड्स, कैबिनेट जिन्हें हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं वो सभी व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के बारे में, और इसको मैंने पहले अभी स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो फ्रेंड्स, किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में बताया गया है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद अवधि के बारे में और त्यागपत्र के बारे में बताया गया है, यानी कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने से लेकर अगले 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। वहीं अनुच्छेद 56 ये भी कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों को लिखित प्रस्ताव देना होता है? यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लगाना है तो जो प्रस्ताव सदन में लाया जाता है उस पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई प्रस्ताव यानी कि महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाना है तो उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पे होने चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है 1/4। अगला क्वेश्चन है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कि कोई विधेयक मान लीजिए लोकसभा में लाया गया
तो लोकसभा से वो पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करता तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर देता है वो विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसके बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण करने के तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष तक, यानी कि 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और कैग की भी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और बात करें महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। तो फ्रेंड्स महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है और इन्हीं के प्रति उत्तरदायी भी होता है राष्ट्रपति के प्रति। बट जो है कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण जरूर करता है लेकिन उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि उसको भी कैग को ऐसे अगर संसद चाहे तो हटा नहीं सकती है, उसके लिए भी उन्हें महाभियोग लाना पड़ता है कैग को हटाने के लिए। तो साबित कदाचार के माध्यम से उन्हें हटाया जाता है कैग को, इसीलिए राष्ट्रपति डायरेक्टली उनको हटा नहीं सकते हैं कैग को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो फ्रेंड्स अमेरिका के संविधान में ये रूल है कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी इसका जो राइट आंसर है 2 टाइम्स, 2 बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्रावसान तथा विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो फ्रेंड्स अगर लोकसभा का सत्रावसान या विघटन करना है तो वो शक्ति राष्ट्रपति के पास है, यानी कि सत्रावसान और विघटन करना हो तो राष्ट्रपति ही करेगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। वहीं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता स्थगित करना, तो मान लीजिए स्थगित करना है सदन को, बैठक को स्थगित करना है, तो वो पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा को स्थगित करना है, लोकसभा के सत्र को, तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा का सभापति करेगा। इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। तो इसका जो राइट आंसर है एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। वहीं फ्रेंड्स अगर अल्पसंख्यक आयोग या एससी एसटी आयोग की हम बात करें तो इनके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो फ्रेंड्स संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। और लेकिन फ्रेंड्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने के बाद उसकी अध्यक्षता करता कौन है? तो फ्रेंड्स अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन बुलाएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है, और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो यानी कि कार्यकाल में तीसरे थे, लेकिन व्यक्ति वाइज अगर हम देखें तो ये दूसरे थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के 15वीं राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं, वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की निवासी हैं? तो फ्रेंड्स ये उड़ीसा राज्य की निवासी हैं। इसका जो राइट आंसर है ये उड़ीसा। इसके पहले ये झारखंड राज्य की राज्यपाल रही हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि इससे पहले ये कहाँ की राज्यपाल थी, तो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो फ्रेंड्स मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट जिसे हम बोलते हैं, इसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन अगर सामूहिक रूप से बोला जाए तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है राष्ट्रपति यानी कि ऑप्शन फोर्थ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। और फ्रेंड्स राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो पावर दी गई है, जिसमें पहला वीटो है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। तो आर्टिकल 111 के माध्यम से राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित भारत के नए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, यह किस नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। वहीं अगर हम बात करें 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी थे और उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से इनका ताल्लुकात है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड 15 नंबर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसका जो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे पहले न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिन्होंने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी के पद की उम्मीदवार थी? तो फ्रेंड्स हाल ही में निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये एनडीए पार्टी की प्रतिनिधि थी और इनके विपक्ष में खड़े थे यशवंत सिन्हा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विपक्षी कौन था, तो यशवंत सिन्हा थे। तो फ्रेंड्स ये आज का आपका 50 या 51 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।